हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं क्लास 11th के लिए अकाउंटेंसी और इसमें हमारा चैप्टर फर्स्ट चल रहा है। इसका जो पार्ट 1 था उसके अंदर हमने इसका डेफिनेशन अच्छे से समझा था कि अकाउंटिंग क्या होती है। आज हम इसी चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। आज चैप्टर फर्स्ट का पार्ट नंबर 2 है। ओके ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने कॉमर्स चूज किया है क्लास 11th में तो कुछ सोच के किया होगा। शायद आपको सीए करना होगा, सीएस या सीएमए करना होगा, या एमबीए करने के बारे में सोच रहे होंगे, या बिजनेस के बारे में सोच रहे होंगे। तो कुछ ना कुछ गोल जरूर होगा, इसलिए आप कॉमर्स स्ट्रीम में आए हैं ना। तो उस गोल को अचीव करने के लिए आपको 3 चीजों पे ध्यान देना होगा, फिर आप 100% अपने गोल को अचीव कर लेंगे। सबसे फर्स्ट है विल पावर, सेकंड नंबर है हार्ड वर्क और थर्ड नंबर है डिसिप्लिन। तो ये 3 चीजें अगर अपनी लाइफ में ले आते हैं तो जो भी आपका गोल है आप उसको 100% अचीव कर लेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये मिल्खा सिंह कह रहे हैं। ओके चलिए, आज के इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं, आज के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ देखिए लिखा हुआ है इन 1970 की बात है। 1970 द अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड AICPA अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड पब्लिक अकाउंटेंट, जो मैंने लास्ट लेक्चर में फुल फॉर्म बताई थी, उसका एक बोर्ड बना हुआ है ना। तो उस बोर्ड ने इस डेफिनेशन को आगे और बढ़ाया है और उन्होंने बोला है अकाउंटिंग इज द प्रोसेस। अकाउंटिंग क्या प्रोसेस है? क्या करने की? आइडेंटिफाई करने की। कैसे ट्रांजैक्शंस, कैसी इवेंट्स जिसको मनी में मेजर किया जा सकता हो, जिसमें फाइनेंशियल कैरेक्टर हो, जिसको पैसों में मापा जा सकता हो। तो ऐसी इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना, उनको मेजर करना, उसको मनी में मेजर करना, उसको पैसों में मापना। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये इलेक्ट्रिक पेन है, ओके हाँ जी है, बिल्कुल है। क्या इसको मनी में मेजर किया जा सकता है? हाँ। तो इसका जो भी ट्रांजैक्शन इसको मैंने परचेज किया है, हाँ वो कैसा ट्रांजैक्शन हो गया? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो गया। तो इसको आइडेंटिफाई तो कर लिया, लेकिन आइडेंटिफाई करने से क्या होगा? मेजर भी तो करो कि कितने का है, 100 रुपीज का है, 1000 का है, 2000 का है। तो मेजरमेंट, मेजरमेंट करने के बाद में फिर इसको रिकॉर्ड कर दो। रिकॉर्ड करने के बाद में फिर आगे क्या करना होता है आपको? क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन करने के बाद में लास्ट में समरी बनानी होती है। और जब ये पूरी रिपोर्ट तैयार हो जाए तो इसको कम्युनिकेट कर दो जो इसके यूजर है, कौन से? जो इंटरेस्टेड यूजर्स है, उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाना। तो पूरी की पूरी जो मैंने डेफिनेशन बताई थी वो वापस यहां पर रिपीट हुई है और कुछ नहीं हुआ। बट यहां पर कुछ चीजें हैं जिनको हमें अच्छे से समझना होगा। वो रही ये देखो, क्या बोला हुआ है? वी मस्ट अंडरस्टैंड, हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए, फॉलोइंग रेलेवेंट एस्पेक्ट ऑफ द डेफिनेशन। ये जो डेफिनेशन के एस्पेक्ट है ना, इनको अच्छे से समझना चाहिए डिटेल के अंदर, क्योंकि इसमें एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। आगे जाके आपकी जो थॉट पावर है उसको ये चेंज करेंगे और आप अकाउंटिंग को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो क्या है? सबसे पहले इकोनॉमिक इवेंट। भैया इकोनॉमिक इवेंट क्या होते हैं वो डिटेल में पढ़ेंगे। सेकंड नंबर आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग और कम्युनिकेशन का सिस्टम क्या है, इसको समझेंगे। थर्ड नंबर आता है ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, और फोर्थ नंबर है इंटरेस्टेड यूजर्स कौन कौन से होते हैं। ओके, तो चलिए सबसे फर्स्ट है इकोनॉमिक इवेंट। इकोनॉमिक इवेंट कौन से होते हैं, किसको इकोनॉमिक इवेंट बोलेंगे? एन इकोनॉमिक इवेंट इज नोन एज हैपनिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस टू अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे इवेंट जो किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, ऐसी घटनाएं होती है विच कंसिस्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शंस एंड विच आर मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म। ऐसे सारे, कल मैंने बिल्कुल एग्जांपल देके आपको बताया था, ऐसे सारे इवेंट्स जो मॉनेटरी टर्म में मेजर किए जा सकते हो, जिसकी मॉनेटरी टर्म है, जिसको पैसों में माप सकते हैं, वो सारे के सारे इवेंट इकोनॉमिक इवेंट होती है। ठीक है, if an event involve transaction between outsider and organization, these are known as external event। अब इसने क्या बोला मैं बताता हूं। इवेंट 2 तरीके के होते हैं, यहां पर बोर्ड नहीं करूंगा मैं, आपको थोड़ा अच्छे से बताता हूं। अब आप अगर ये नहीं पढ़ोगे ना तो एग्जाम में नहीं लिख पाओगे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं एक्सटर्नल इवेंट, एक्सटर्नल इवेंट्स या एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। एक होते हैं इंटरनल इवेंट, इंटरनल इवेंट या इंटरनल इकोनॉमिक इवेंट, है ना। एक्सटर्नल इकोनॉमिक इवेंट और इंटरनल इकोनॉमिक इवेंट। इवेंट तो और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमको किस पे ध्यान देना है? इकोनॉमिक वाले पे ध्यान देना है, जिसको मनी में मेजर किया जा सकता हो। अब एक्सटर्नल इवेंट जो होते हैं, इकोनॉमिक इवेंट, वो कौन कौन से होते हैं?
वो कैसे होते हैं, जैसे वो होता है बिजनेस, मान लेते हैं ये आपका बिजनेस है, ठीक है, तो बिजनेस आपका जो ऑर्गेनाइजेशन और जो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर के लोग हैं, आउटसाइडर, वो कोई दूसरा बिजनेस भी हो सकता है, तो इनके बीच में ये आपका बिजनेस और ये हो गए आउटसाइडर जो आपके बिजनेस के बाहर है। कौन कौन हो सकता है, कस्टमर हो सकता है, सप्लायर हो सकता है जिससे आप गुड्स, कस्टमर वो हो गया जिसको बेचते हो, सप्लायर वो हो गया जिससे परचेज करते हो, बैंक हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकती है ना, कोई कॉम्पिटिटर हो सकता है, कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस दूसरा कंपनी हो सकती है। तो इनके बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं ये कौन से हो गए, एक्सटर्नल इवेंट हो गए, बाहर के लोगों के बीच में और बिजनेस के बीच में, सेल, परचेज, पेमेंट, लोन लेना, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना, कॉम्पिटिटर के लिए कुछ करना, अरे तो ये सारे इवेंट जो है ये एक्सटर्नल इवेंट होते हैं। और इंटरनल इवेंट कौन से होते हैं पता है, इंटरनल इवेंट बिजनेस के अंदर ही होते हैं। ये आपका बिजनेस है, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपका बिजनेस है, उसके अंदर ही काम करने वाले, जैसे कि एम्प्लॉइज, जैसे कि आपके बिजनेस के अंदर काम करने वाले उन जो भी आपके शेयर होल्डर्स है, जिनको ऑनर बोल सकते हैं आप, तो उनके साथ में अंदर ही कुछ इवेंट होते हैं। जैसे एम्प्लॉय को आप सैलरी दे रहे हो, शेयर होल्डर को आप डिविडेंड दे रहे हो, ठीक है, तो ये इंटरनल इवेंट हो गए और ये एक्सटर्नल। लेकिन ये एक्सटर्नल और इंटरनल इवेंट हम वो वाले लेंगे जिसको मनी में मेजर किया जा सकता है, क्योंकि उसी को इकोनॉमिक इवेंट बोला जाता है। ओके, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लिखा हुआ है यहां पर देखो, ठीक है। अब देखो एक्सटर्नल इवेंट में क्या आ गया, सेल ऑफ, कस्टमर को सेल करना, और रेंडरिंग सर्विस टू द कस्टमर, कस्टमर को सर्विस देना, परचेज कर लेना कुछ सप्लायर से, पेमेंट कर देना लैंडलॉर्ड को, जैसे रेंट पे कर दिया, अगर बिल्डिंग रेंट पे ले रखी है तो, ओके, तो ये सारे आइए। नेक्स्ट है आपके एन इंटरनल इवेंट। इंटरनल इवेंट कौन से होते हैं, इंटरनल इवेंट इज एन इकोनॉमिक इवेंट दैट आर अकर एंटायरली बिटवीन द इंटरनल विंग्स ऑफ एन एंटरप्राइजेस, अंदर ही अंदर सप्लाई ऑफ मटेरियल, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में कोई मटेरियल सप्लाई कर दिया, कोई कंपोनेंट जो है वो स्टोर में सप्लाई कर दिए, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को सप्लाई कर दिया, पेमेंट करना वेजेस और एम्प्लॉय को, या सैलरी पे कर देना एम्प्लॉय को, तो ये इंटरनल इवेंट हो गए। लेकिन इन सबको मनी में मेजर किया जा सकता है, तो ये इकोनॉमिक इवेंट होते हैं। ओके, ये हो गया फर्स्ट हमारा इकोनॉमिक इवेंट। सेकंड कौन सा है, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन। ये क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसका मतलब क्या है, इट मीन डिटरमाइन व्हाट ट्रांजैक्शन टू रिकॉर्ड। क्या सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने, नहीं, वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं जिनको जो इकोनॉमिक इवेंट हो, जिसके ऊपर बेस्ड हो, या जिसमें फाइनेंशियल कैरेक्टर हो, यानी कि जिनको मनी में मेजर किया जा सकता हो, जो एक्सटर्नल या इंटरनल हो सकते हैं, केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। तो उनको आइडेंटिफाई करना कि कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई इवेंट विच आर टू बी रिकॉर्डेड, वो इवेंट आइडेंटिफाई करो, उसको पहचानो जिसको रिकॉर्ड करना है। इट इन्वॉल्व ऑब्जर्विंग एक्टिविटीज एंड सेलेक्टिंग दोज इवेंट दैट आर ऑफ कंसिडर फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन। देखो, सबसे पहले ऑब्जर्विंग एक्टिविटी करनी पड़ती है, सबसे पहले देखना होता है कौन कौन से ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। वो आप बुक्स में देख सकते हो, ऐसे देख सकते हो, जो भी ऑब्जर्वर होगा, जो सुपरवाइजर होगा, जो अकाउंटेंट होगा, वो देखेगा, ठीक है, और पता करेगा, भी ऑब्जर्व करता रहेगा कौन कौन से ट्रांजैक्शन हुए हैं, और उसके बाद उनमें से वही ट्रांजैक्शन सेलेक्ट करेगा जिसको मनी में मेजर किया जा सकता हो, जिसमें इकोनॉमिक इवेंट हो, जिसमें फाइनेंशियल कैरेक्टर हो, और बाकी सारे ट्रांजैक्शन को छोड़ देगा, और उसके बाद उनको क्या कर लेगा, रिकॉर्ड कर लेगा, ठीक है। फिर मेजरमेंट, इट मीन क्वांटिफिकेशन इंक्लूड एस्टिमेट्स of business transaction into financial term by using monetary unit wise rupees, पैसा and measuring units। मतलब क्या है, ये कह रहा है कि आपने आइडेंटिफाई तो कर लिया कि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, इसमें फाइनेंशियल कैरेक्टर है, इसको मनी में मेजर किया जा सकता है, बट कितना, मनी कितनी है ना, तो वो पता करना, वो मेजरमेंट करना यहाँ मेजरमेंट के अंदर आता है। ये काफी बार कई सारे एस्टिमेट्स के ऊपर भी बेस्ड होता है। ओके ओके, नेक्स्ट रिकॉर्डिंग, आइडेंटिफाई कर दिया बिल्कुल कि ये वाले ट्रांजैक्शन में इकोनॉमिक इवेंट है, फिर उनका मेजरमेंट कर लिया कि ये कितने रुपए का है, और अब उसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। सो वंस द इकोनॉमिक इवेंट आर आइडेंटिफाइड, एक बार आइडेंटिफाई कर लिया, मेजर कर लिया उसको मनी में, इन फाइनेंशियल टर्म मतलब पैसों में, दीज आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में बताया था ना मैंने, अकाउंटेंसी के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको अकाउंटिंग बोलते हैं, और प्रोसेस जिस प्लेस पे होता है वो होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और उसको करने वाला होता है अकाउंटेंट।
तो रिकॉर्ड कहां करेंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर करेंगे, ठीक है। तो these are recorded in the books of account in monetary term in a chronological order। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार एमसीक्यू बन सकता है। जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं वो किस ऑर्डर में करते हैं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हैं। ऐसे ही कहीं भी कुछ भी नहीं लिख दिया, डेट वाइज अच्छे से अरेंज करके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमको उसको लिखना होता है। ओके, recording is done in a manner that these necessary financial information is summarized as per well established practices is made available as and when required। वो कह रहा है कि जब आप रिकॉर्ड करो तो उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बेहतरीन तरीके से, इस तरीके से सिग्निफिकेंट मैनर के अंदर रिकॉर्ड करो ताकि जब भी उसकी जरूरत हो तो उसको, जिसको जरूरत हो वो उसको ले सके, उसके सामने हम उसको अवेलेबल करवा सके। और रिकॉर्डिंग जो है वेल प्रैक्टिस है ना, वेल एज पर वेल एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस के हिसाब से रिकॉर्ड करना चाहिए। यानी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन, इतने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आगे हम समझेंगे, उनमें जो लिखा हुआ है वैसे ही रिकॉर्ड करना होता है, अपने हिसाब से नहीं करना होता है। ओके, ठीक। अब आता है कम्युनिकेशन। ठीक है, आपने कम्युनिकेशन करना है। अब दिस इंफॉर्मेशन इज रेगुलरली कम्युनिकेट थ्रू अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। ये जो भी आपने इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई करी, उसके बाद उसको मेजर करा, उसके बाद उसको रिकॉर्ड करा, उसके बाद उसको रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफिकेशन भी होता है, समराइजिंग भी होता है, और वो करने के बाद में आप उसकी रिपोर्ट बनाते हैं और रिपोर्ट आपको कम्युनिकेट करनी होती है। किसको? जो उस रिपोर्ट को यूज करने वाले हैं, उसको बोलते हैं हम यूजर्स, जो उस रिपोर्ट को यूज करके कुछ ना कुछ डिसीजन लेंगे। बिना उस रिपोर्ट के डिसीजन नहीं ले सकते। जैसे किसी बिजनेस की ये जो रिपोर्ट है, जो अकाउंटिंग रिपोर्ट आपने पूरी तैयार करी है, इसको देख करके ही बैंक डिसीजन लेता है कि इस बिजनेस को लोन देना है कि नहीं। इस रिपोर्ट को देख करके ही सप्लायर जिससे गुड्स परचेज करते हैं वो डिसीजन लेता है कि उधारी करनी है कि नहीं करनी। इस रिपोर्ट को देख करके ही एम्प्लॉय डिसीजन लेता है कि इस बिजनेस में टिके रहें या फिर यहां से चले जाएं क्योंकि अच्छा नहीं है मामला। तो ये रिपोर्ट बहुत काम की होती है। इससे पता चलता है कि कंपनी ग्रोथ कर रही है, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, कंपनी की जो सेल्स है वो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रही है या प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। ऐसा तो नहीं है कि कंपनी में लोन बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से कंपनी आने वाले टाइम में इंसॉल्वेंट हो जाएगी, यानी कि बंद हो जाएगी, है ना। तो बहुत सारे लोग इन रिपोर्ट्स को देख करके बहुत सारे अपने हिसाब से अपने मतलब के डिसीजन लेते हैं। तो ये रिपोर्ट जो हमें कम्युनिकेट करनी होती है, ठीक है। तो इस रिपोर्ट को आप जो है बना सकते हैं, डेली बना सकते हैं, वीकली बना सकते हैं, मंथली बना सकते हैं, क्वार्टरली बना सकते हैं, डिपेंड अपॉन दीज नीड्स ऑफ द यूजर की जरूरतों के हिसाब से आप बना सकते हैं। मेनली इस रिपोर्ट्स को इंडिया के अंदर जो कंपनीज है, चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो चाहे पब्लिक लिमिटेड हो, वो इसको क्वार्टरली बनाती है। क्वार्टरली का मतलब 3 महीने में एक बार, तो साल भर यानी कि 12 मंथ में 4 बार ये रिपोर्ट बनती है। ओके, क्वार्टर के हिसाब से। ठीक, अब देखो यहां पर, अब जो ये यूजर्स होते हैं, ये वाले यूजर्स जो होते हैं ना, एक सेकेंड, ये कम्युनिकेशन हो गया। अब बता ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, ये कम्युनिकेशन के बाद में 4th नंबर, एक सेकेंड, ये कौन सा हो गया आपका? हाँ, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन हो गया। अब 3rd नंबर आया आपका ऑर्गेनाइजेशन। ये देखो, ये आया ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन से मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो गया ऐसा एक प्लेस, ऐसी एक जगह जहां पीपल ऑर्गेनाइज हो, जहां रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज हो और उससे वो कोई बिजनेस करे। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं बहुत टाइप के होते हैं, उनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। जैसे एक सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, आपने बिजनेस स्टडी के अंदर पढ़ना है क्लास 11th में ही, है ना। ऑर्गेनाइजेशन का पूरा स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, जो आपके आसपास में जितनी भी छोटी मोटी आपको दुकानें दिख रही होगी ना, जिसमें एक ही ओनर होता है, वो सारे के सारे सोल प्रोप्राइटरशिप होते हैं। फिर पार्टनरशिप होती है, उसमें ओनर एक से ज्यादा होते हैं, 2 पार्टनर बन सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 50 बन सकते हैं, तो वो पार्टनरशिप हो गई, ठीक है। और 3rd नंबर होता है आपकी कंपनीज। कंपनीज के अंदर जो है आपकी प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनीज आती हैं। तो हर बिजनेस का एक स्ट्रक्चर होता है और उसी हिसाब से वो बिजनेस काम करता है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, कंपनी होती है, लोकल अथॉरिटीज भी होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी होते हैं, जो गवर्नमेंट बॉडी होती है, बीओडी एओआईपी बोलते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। इसको आप बिजनेस स्टडी के अंदर डिटेल में पढ़ने वाले हो, तो यहाँ पर ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इतना समझ ले, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब बिजनेस होता है और उनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। ओके, आते हैं नेक्स्ट, 4th एंड लास्ट, इंटरेस्टेड यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन।
जो अभी बताया ना कि जो रिपोर्ट बन गई वो उसके जो यूजर्स हैं जो उसको पढ़ करके कुछ डिसीजन लेंगे, निर्णय लेंगे, तो वो कौन होते हैं? इंटरेस्टेड यूजर। तो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं इंटरनल यूजर और एक होते हैं एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर यानी कि कंपनी के अंदर ही काम करने वाले लोग उस कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट को देख करके कुछ डिसीजन लेते हैं। ये कौन कौन हो सकते हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो सकता है, फाइनेंशियल ऑफिसर हो सकता है, सीईओ नाम सुना होगा ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, है ना, वाइस प्रेसिडेंट, बिजनेस यूनिट मैनेजर, प्लांट मैनेजर, स्टोर मैनेजर, लाइन सुपरवाइजर, एम्प्लॉई एक्सेट्रा लिखा हुआ ना, और भी ATC, ठीक है। तो ये सारे बिजनेस के अंदर ही काम करते हैं, लेकिन ये रिपोर्ट के डिसीजन उस अकाउंटिंग या फाइनेंशियल रिपोर्ट को देख करके बहुत सारे डिसीजन लेते हैं ये लोग, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर कौन होते हैं? जो बिजनेस से बाहर काम करते हैं। इसमें कौन कौन हो सकते हैं? इन्वेस्टर हो सकते हैं, कंपनीज के अंदर शेयर होल्डर्स होते हैं। आपने शेयर मार्केट सुना होगा, उसमें लोग शेयर परचेज करते हैं ना, तो किसी कंपनी के ओनर बन जाते हैं। ओके, तो वो इस कंपनी की, जैसे मुझे अगर कि रिलायंस कंपनी के अगर अभी शेयर परचेज करने हो तो मैं ऐसे परचेज कर लूंगा आंखें बंद करके? नहीं, मैं उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट देखूंगा फिर परचेज करूंगा। समझ में आया? ओके जी। क्रेडिटर्स जो होते हैं जैसे कि बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डिबेंचर होल्डर्स, ये वो सब होते हैं जो लोन देने वाले होते हैं, ठीक है। तो वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को देख के टैक्स अथॉरिटीज, टैक्स के हिसाब से रेगुलेटर अथॉरिटीज होती है जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, शेयर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जिसको सेबी बोलते हैं, लेबर यूनियन, ट्रेड एसोसिएशन, स्टॉक एक्सचेंज, कस्टमर, ये सारे एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। ये भी इतना है कि रिपोर्ट को ऐसे ही नहीं देखते, ये रिपोर्ट किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल रिपोर्ट को देखकर अपने हिसाब से अपना जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो लेते हैं। तो दो तरीके के यूजर हो गए, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। प्लीज़ आपका सपोर्ट चाहिए ताकि मैं इसी तरीके से लेक्चर लेके आता रहूं और आपको अच्छे से क्लास 11th की अकाउंटेंसी करा दूं। सपोर्ट में आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स तक, ताकि वे भी बहुत ही अच्छे तरीके से अकाउंटिंग को समझ के अपनी जो एजुकेशन है उसको एक अच्छे लेवल पे लेके जा सकें, ठीक है। तो शेयर जरूर करें, लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगा है तो कमेंट करके बता सकते हैं। कुछ कमी हो तो भी कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।